नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए साहब, अब आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी। केस का नाम री महमूद एंड इस्पानी केस है। पढ़िए क्या है ये, क्या है फैक्ट्स केस के। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय, द सेल ऑफ लिंसीड ऑयल विदाउट लाइसेंस फ्रॉम फूड कंट्रोलर हैज बीन फॉरबिडन। क्या है फॉरबिडन? क्या फॉरबिड की गई है? सेल ऑफ लिंसीड ऑयल, अलसी के तेल की बिक्री पर रोक लगा दी गई। बिक्री कैसे? विदाउट लाइसेंस फ्रॉम दी फूड कंट्रोल। लाइसेंस जरूरत है, समझे बात आप? तो यहां पर क्या रोक लगाई गई है कि इफ यू विल सेल दिस काइंड ऑफ ऑयल विदाउट लाइसेंस दैट विल बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट। फूड कंट्रोलर की परमिशन लेनी पड़ेगी तभी बेच पाओगे अलसी का तेल। अब क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ? फैक्ट्स ऐसे हैं कुछ, ये हैं फैक्ट्स। क्या रहे? प्लेंटिफ एग्रीड टू सेल लिंसीड ऑयल टू द डिफेंडेंट ऑन फॉल्स एश्योरेंस फ्रॉम द डिफेंडेंट दैट ही हैड ए लाइसेंस। दूसरी पार्टी ने यह कहा कि भैया मेरे पास लाइसेंस है, बबुआ तुम चिंता ना करो, तुम तो मुझे तेल दो अलसी का। अरे भैया इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। भाई के पास है, भाई है ना, सब है मेरे पास, लाइसेंस है, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बस ऑयल दे दो। हो गया एग्रीमेंट। क्या हुआ? ये हुआ, पढ़िए। सब्सिक्वेंटली व्हेन द ऑयल वाज सप्लाइड, डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेम ऑन द ग्राउंड दैट ही डिड नॉट possess द नेसेसरी लाइसेंस। जब उसको ये ऑयल सप्लाई किया गया, उसने ना ना भैया नहीं 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 ना ना मैं नहीं ले सकता। क्यों भाई? भाई तुम सही कह रहे थे, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के काम कहीं नहीं मेरे, मैं नहीं लूंगा। लेना कैसे नहीं पड़ेगा भाई? अब तुमने कहा था तुम्हारे पास लाइसेंस है, ये तुम्हारा हेडेक है, अब यू विल हैव टू पे टू मी फॉर दिस। अरे भाई नहीं ले सकता, लाइसेंस नहीं है मेरे पास। तो पहले क्यों नहीं देखा? तुमने ही मुझसे कहा था लाइसेंस है तुम्हारे पास। चलो कोर्ट, चलो कोर्ट, फिर आगे कोर्ट। एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने क्या कहा? नॉट लायबल, देयर वाज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। हाँ जी, कोर्ट के सामने कहिए प्लेंटिफ महाराज, सर ही कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, क्या हुआ? तेरे कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? पहले कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट? यू एग्रीड, आई एग्रीड, आई विल सेल, यू विल बाई लिंसीड ऑयल। फिर एग्रीमेंट तो हुआ था। तुम्हें कौन समझाएगा भाई? अरे कॉन्ट्रैक्ट, कितने दिन से समझा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस है। इतना नहीं पता तुम्हें? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले ये तो प्रूव कर लो ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2H, सेक्शन 2H में क्या लिखा है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स कर सकते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। कि बात तो सही है। उसके लिए क्या जरूरत है? सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत है आपको, ये भी सही है। और इसके लिए जरूरत है सेक्शन 23 की भी कंप्लायंस होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। तो तुम कर रहे हो सेक्शन 23? तुम नहीं कर रहे बबुआ,
You are agreeing to do something which is forbidden by law. This agreement is in the violation of section 23, therefore void. इसलिए तुम्हारा ये एग्रीमेंट है void. और जब एग्रीमेंट ही void है, जब ये void ab initio हो गया, शुरू से ही void है ये, तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो हाउ कैन यू सू मी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कुछ नहीं मिलेगा, दफा हो जाओ। कोर्ट ने भी कहा बात तो सही है, तो कोर्ट ने यही कहा देयर वाज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस बिकॉज दिस एग्रीमेंट वाज इन द वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 23। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए। अपने नोट्स में स्पेलिंग सही कर लेना। री महमूद एंड इस्फानी है, ये इस्फान लिखा है ना, आई ऐड कर लेना नोट्स में, इस्फानी कर लीजिएगा इसको। और ये नूतन कुमार बाकी सब ये केस लॉज को छोड़ देंगे, तब भी कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। सुजान सिंह पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट है सुजान सिंह। कौन से सिंह बोलो? सुजान सिंह केस। सुजान सिंह क्या कहते हैं? सुजान सिंह, इफ द एग्रीमेंट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन नहीं है। इफ इट इज नॉट अनलॉफुल, इफ इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा जिसको मनाई नहीं है, जो अनलॉफुल नहीं है, जो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा। एंड सच इज द पोजीशन इन केस ऑफ नॉक आउट एग्रीमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए। क्या नाम लिख रहा हूँ? नॉक आउट एग्रीमेंट, पी फॉर प्रिलिम्स लिख लीजिए। यहां से क्वेश्चन आते हैं। नॉक आउट एग्रीमेंट इन ऑक्शन सेल क्या है समझिए। ए एंड बी एग्रीड दैट दे विल नॉट outbid each other in an auction sale with the understanding that if A's bid was accepted, यानी कि A will transfer half of the property in favor of B। अब समझाता हूँ क्या। हमारे साहब ये जो हैं शशांक शेखर और हर्षित गुप्ता पहुंच गए, नीलामी होनी है यहाँ पर, सेल बाय ऑक्शन होना है। हर्षित भी पहुंच गया, शशांक भी पहुंच गया। अब वहां पर बोली लगेगी। हर्षित ने देखा इसको, शशांक को, इसने देखा अच्छा भाई इधर आ, देख अगर बोली लगाते रहेंगे तेरा भी घाटा मेरा भी घाटा, घाटा तो है, तो देख एक काम करते, तू बोली लगा मैं भी लगाता हूं, लेकिन बोली जब प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आधी तेरी आधी मेरी, यानी कि नॉकआउट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को बोलते हैं नॉकआउट एग्रीमेंट। जब बिडर्स ने अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी कर ली कि दे विल शेयर द सेल प्रॉपर्टी इन बिटवीन देम, और अकॉर्डिंगली एक अंडरस्टैंडिंग से बिड्स लगाएंगे, अब वो मिल करके लगाएंगे उस तरीके से, तो ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं नॉक आउट एग्रीमेंट। और नॉक आउट एग्रीमेंट के केस यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ, इसलिए समझाना जरूरी हो गया आपको। समझे? मैं दोबारा समझाता हूँ क्या हुआ। देखो इसमें कितने लोग हैं? ए एंड बी, दो लोग हैं ए एंड बी। एग्रीड दे विल नॉट आउट बिड ईच अदर, एक दूसरे के विरुद्ध वो बिड नहीं लगाएंगे। इन एन ऑक्शन सेल, एक दूसरे के विरुद्ध अगर मैंने बिड लगा दी तो देखो तुम बोली नहीं बोलोगे मेरे से ऊंची, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आधी तुम्हारी आधी मेरी। ये हुआ इनमें एग्रीमेंट, ये अंडरस्टैंडिंग बन गई कि आधी आधी कर लेंगे। क्या हुआ इसके बाद में और क्या फैक्ट्स हैं? ये रहे, एज बिड वाज एक्सेप्टेड, बी सूड टू एनफोर्स द एग्रीमेंट। ए की बिड को मान लिया गया, प्रॉपर्टी ए को मिल गई। अब बी कह रहा है मेरा आधा हिस्सा दो। ए कह रहा है कौन सा हिस्सा? कह रहे आधा आधा ही था वो। ये झगड़ा हो गया ए और बी के बीच में। एक किसको प्रॉपर्टी मिली? ए को प्रॉपर्टी मिली, बी को नहीं दिया उसका हिस्सा जो एग्रीड हुआ था। बी ने क्या किया? बी ने उस पर केस कर दिया। बी सूड फॉर टू एनफोर्स द एग्रीमेंट। क्या कहा गया? इट वॉज हेल्ड।
एग्रीमेंट वॉज वैलिड एंड एनफोर्सेबल, ये एग्रीमेंट वैलिड था एंड सेम कैन नॉट बी सेड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इसको पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। एंड दिस वाज नॉट ए इनवैलिड एग्रीमेंट। तो ये केस है आपका सुजान सिंह, कौन से सिंह? सुजान सिंह, सुजान सिंह वर्सेस मोहकम चंद, सुजान सिंह वर्सेस मोहकम चंद का केस है। इसमें नॉक आउट एग्रीमेंट को वैलिड एग्रीमेंट बताया गया था। और यहाँ से फिर केस आएगा, इसके फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसके फैक्ट्स पे जो बनते हैं क्वेश्चन। यस और नो, प्लीज लेट मी नो, आपको बात समझ में आई नहीं आई? दिस इज सुजान सिंह वर्सेस मोहकम, 4-5 केस हो गए मेरे ख्याल से। दीज आर मोर देन सफिशिएंट। सेक्शन 23 के एक पार्ट पर इतने केस हो गए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। बोलो हाँ ना? तो मेरे ख्याल से ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको। सेक्शन 23 को कर लेना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस को कवर करना आसान नहीं होता है, क्योंकि गोल आपका टफ है। देखिए मैं अभी क्लास तो मेरी वाइंड अप करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉ पढ़ाना बंद, अब जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी स्ट्रेटजी मैं वही बता पाऊँगा आपको जिसको फॉलो करके मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। मेरी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी में ये था कि कुछ एक्ट्स को जो कि पॉसिबल हो उस पर अपनी परफॉर्मेंस 100% रखो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा है, आईपीसी एक्ट ऐसा है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है ऐसा। ये तीनों एक्ट ऐसे हैं जहां पर आप अगर मेहनत करें तो ये संभव है, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई न्यू केसेस का झंझट नहीं होता है, लेटेस्ट केसेस का झंझट नहीं होता है। आईपीसी में कोई लेटेस्ट केसेस का झंझट नहीं होता है। वही बेयर एक्ट, वही केस लॉज, एक बार ढंग से पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर ली तो उस ये संभव है कि यहाँ से आप 100% का मतलब हो 15 क्वेश्चन आए तो 15 क्वेश्चन सही करें। तो आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा पॉसिबल है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टेक्निकल नहीं है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक ही झगड़ा पड़ता है लेटेस्ट केस लॉज का, वो भी बुक्स में आ जाते हैं, आप कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं पता चले। कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर अपडेट करना पड़ता है कि लेटेस्ट केस लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 किताबें हो गई। अब जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं सीपीसी में से 100% परफॉर्म करूंगा, बहुत मुश्किल काम है भाई। उसमें तो 15 क्वेश्चन में से 13 भी जाए तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से बहुत लेंदी है वो, है ना। ऐसे ही सीआरपीसी में हो सकता है कई बार नहीं फंसे वो। तो सीआरपीसी, अब क्योंकि सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस मेंस में तो आएंगे, इसलिए इनको करना ही बहुत अच्छे तरीके से है। तो इनकी परफॉर्मेंस 90% भी आ जाएगी तब भी चल जाएगा इस तरीके से। फिर तो यहाँ पर हम थोड़ा सिलेक्टिव हो जाएंगे। इसी तरीके से हिंदू लॉज हैं। अब हिंदू लॉ में भी इजी लिए कोई मुश्किल काम नहीं है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी 90% के आसपास। तो कुछ बुक्स हमने सेलेक्ट कर ली 100% वाली जरूर। हिंदू लॉ कई बार प्रीलिम्स में आता है, कई बार नहीं आता, हर जगह नहीं आता है, लेकिन वो 3 किताब हर जगह आती हैं। तो कुछ किताबों पर अगर हमने मास्टरी कर ली, जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो क्या है, ही इज़ ए बैट्समैन, टॉप क्लास बैट्समैन, ही हैज़ बीन, हैड बीन कह लीजिए ना है। लेकिन कई बार बॉलिंग भी अच्छी कर लेता था वो, फील्डिंग भी अच्छा करता था वो, है ना। लेकिन कुछ कोर एरियाज होते हैं, कुछ कोर एरियाज अगर आपका अच्छे, उनकी टीम में क्यों जगह बने रही कि उनका कोर था बैटिंग, बैटिंग में ही वॉज अनमैचेबल। इसी प्रकार से आपके कोर एरियाज और प्रिपरेशन होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे, तो आपको एग्जाम में सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। अब जब कुछ सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिए कि हमने यहाँ पर 100% परफॉर्मेंस देनी है, तो फिर हमको उनके केस लॉज पर और हर पॉइंट पर पूरी कोशिश करने की, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए ब्रैकेट डालो और जो जो केस लॉज में करा रहा हूँ उनको बहुत अच्छे तरीके से रिपीटेडली पढ़ लेना। समझ में बात आई मेरी? अब बताइए मेरी बात समझ में आपको आई नहीं आई?
देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा, आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल, सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, help yourself, help us. Thank you very much and share these videos. Thank you.